सक्षम अलवर की उस कॉलोनी में नया-नया आया था अपने परिवार समेत और सर्दियों के दिन आ चुके थे। अब आए उसको अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन सामने वाले परिवार के साथ जहाँ पर सिर्फ़ एक बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते थे, बाकी आस-पास की कॉलोनी भी काफ़ी अच्छी थी, घर काफ़ी अच्छे थे। ये काफ़ी घुल-मिल गए थे। अब तकरीबन कुछ साढ़े 10 के आसपास का समय था। ठंड आज काफ़ी थी, उसकी वजह से जो सामने वाले बुज़ुर्ग दंपत्ति थे, उन्होंने अलाव जलाया हुआ था घर के बाहर और उसकी वजह से सक्षम भी आके हाथ सेक रहा था। बाकी सभी भी जो आस-पास के लोग थे, कुछ उनमें से हाथ सेक रहे थे। अब कुछ समय बाद सक्षम को उसके दोस्त का फ़ोन आता है। अब वो बात कर रहा था अपने दोस्त के साथ, आस-पास बातों में व्यस्त थे। अब सक्षम को लगता है कि भाई ये तो इतने लोग चुप होने वाले हैं नहीं और मैं ही थोड़ा-सा साइड पर होके बात करता हूँ। सक्षम बात करता-करता फ़ोन पर आगे की ओर बढ़ रहा था, यानी कॉलोनी के बाहर की तरफ जा रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद एक बहुत तेज़ का झटका लगता है सक्षम को। जैसे उसके कंधे पर कोई हाथ रख के उसको खींचता है और कहता है, "बेटा आगे नहीं जाना।" और जैसे ही ये देखते हैं पीछे, वही बुजुर्ग आदमी थे जिनका घर था सामने, जिन्होंने अलाव जगाया हुआ था और सक्षम बड़ी हैरानी से देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं कि कुछ है तो नहीं यहाँ पर, कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल साफ-सुथरी जगह थी। थोड़ी दूर आगे एक चौराहा था बस। अब सक्षम की आँखों में हैरानी देखकर वो बुजुर्ग उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको खींच के आगे की तरफ लेना शुरू कर देते हैं। सक्षम तो अब समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो कह रहा है कि, "क्या हुआ अंकल? क्या ऐसे कैसे आप बिहेव कर रहे हो?" तो कह रहे, कुछ नहीं, तू बेटा पहले साथ चल, साथ चल।" अब क्या होता है, सक्षम को वही जहाँ पर आग जल रही थी, वहाँ पर उसको लेकर आया जाता है और सभी बड़े डरे हुए, हैरान, परेशान लग रहे थे। ख़ास तौर पर वो दंपत्ति और आंटी। अब सक्षम देख रहा था क्या हुआ? तो आंटी कहती हैं, "बेटा उस तरफ नहीं जाना, उस चौराहे की तरफ नहीं जाना।" तो ये कहते हैं कि मैं समझा नहीं, उस तरफ नहीं जाना, क्या उस तरफ कुछ रात को कोई चोर लुटेरे जानवर वगैरह? कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ये उससे कुछ बढ़कर ही है बेटा। तो कहते हैं, मैं समझा नहीं, उससे बढ़कर है। हंस के कहते हैं, कोई भूत वाली चक्कर तो नहीं है? अब ये मत कहना कि कुछ ऐसा है, मजाक मत करो। सबकी आंखों में डर देखकर सक्षम को ये तो महसूस हो चुका था कि शायद वो जो कह रहे थे सच वही है। अब सक्षम की जो आंखें थी, उनमें एक सवाल था कि यही है क्या? और शायद सबका जवाब भी यही था कि हाँ, यही है। अब सक्षम पूछता है कि नहीं सच बताओ, कुछ भूत प्रेत का चक्कर है? तो वो आंटी कहती हैं कि हाँ बेटा, कुछ ज़्यादा ही है। फिलहाल अब कह नहीं सकते कि वो कितना असरदार रह चुका है, लेकिन रिस्क नहीं लिया जा सकता। सक्षम पूछता है कि पर कुछ तो है, कोई कहानी तो है। अब किस्से तो बहुत होंगे उस चौराहे वाले प्रेतनी को लेकर, चुड़ैल को लेकर। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा किस्सा एक था जो शायद इनडायरेक्टली सक्षम के साथ ही जुड़ा हुआ था। लेकिन सक्षम तो अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ पर अपने परिवार समेत आया था। तो फिर सक्षम का इससे क्या लिंक हो सकता है? और अगर कोई सक्षम का इससे लिंक होता, तो सक्षम को पता तो होना था। ऐसा भी क्या लिंक था जिसके बारे में सक्षम को पता तक नहीं था? जानते हैं आज के इस किस्से में कि क्या है सक्षम का लिंक उसके साथ? कौन है वो चौराहे वाली प्रेतनी? और इतना भी क्या उसका खौफ कि कहा जाता है कि आज शायद उसका अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन डर उतना ही कायम है जितना आज से कई साल पहले था। शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नए हैं चैनल पर तो, और साथ के साथ ही हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको जैसे पता ही है कि कमेंट ऑफ द डे मैं तकरीबन हर किस्से में करता हूँ, तो हो सकता है कि अगला कमेंट आपका ही हो जो कमेंट ऑफ द डे बन जाए। जैसे कि आज एक कमेंट बना है, कमेंट ऑफ द डे थोड़ा-सा अलग तरीके का है। जैसे ही ये किस्सा समाप्त होगा, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस किस्से की शुरुआत करते हैं कि सक्षम का सामना किस सच से होता है। अब वो बुजुर्ग आंटी कहती हैं कि बेटा तुम जिस घर में आए हो, अभी तुमने कुछ समय पहले घर लिया है, तो तुम जानते हो कि किसका घर है? तो कहते हैं कि नहीं, पापा ने घर लिया है। मुझे क्या पता होगा इस घर के बारे में भाई, मतलब मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ और पापा ने घर लिया है, मैं क्यों उनसे पूछूँ किसका? तो वो कहते हैं कि बेटा जहाँ पर जो ये अंकल रहते थे, अब जो घर छोड़कर चल चुके हैं, जा चुके हैं, उनका परिवार, संजय नाम था उनका। है मतलब अभी भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये किस्सा है, अब जैसे आपके साथ कैसे जुड़ा है, क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हो,
उस घर के एक व्यक्ति यानी संजय ने उसका दंश झेला है कई सालों तक। अब लिंक तो निकल गया कि भाई जिस घर में ये रह रहे हैं, कभी इस घर में एक ऐसा आदमी रहता था जिसने सामना किया है उस प्रेतनी का। लेकिन क्या हुआ था उसके साथ, और वो प्रेतनी है कौन, क्या चीज़ है। अब आंटी कहना शुरू करती है कि बेटा पता नहीं क्या हुआ कि आज से कुछ 15 साल पहले की बात है, सब कुछ ठीक ठाक होता था, लेकिन सारी कॉलोनी, ये कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है, ख़ास तौर पर इस चौराहे पे कुछ ऐसी चीज़ों को नोट किया जाने लगा कि रात को कुछ समय जो लोग थे वो शिकायत करते थे कि उनको कोई औरत है जो बड़ी ही भयानक उसकी हालत है, या उसकी जो लुक है, उसकी जो पहरावा है वो बड़ा भयानक है। हर एक के अलग अलग अकाउंट्स थे, मतलब किसी को लगता था कि वो बड़ी भयानक है, किसी को लगता था उसके दांत बहुत बड़े हैं, किसी ने उसका एक चेहरा नहीं बताया। हर एक के अलग अलग देखने का नज़रिया नज़र आती है। पहले शुरू शुरू में ऐसा लगता है कोई उसके साथ चल रहा है, उसके बाद फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मतलब कोई पायलों की छनछनाहट आ रही है, फिर उसको आवाज़ पड़ती थी उसके नाम से पीछे, और जो भी उसको एक बार देख लेता था, सक्षम अचानक से कहता उसकी मौत हो जाती थी पक्का, नहीं नहीं उसके साथ कुछ नहीं होता था। तो फिर एक बात होती थी कि उसके कुछ ही समय बाद इस कॉलोनी में किसी न किसी की मौत होती थी। अब सक्षम हंस के कहता है कि आंटी ये तो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, लेकिन आंटी कहती है कि जब भी कोई उसको देखने का दावा करता था उसके बाद ही क्यों। अब माना जा सकता है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, माना जा सकता है कि ये उसके साथ लिंक हो भी सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती। पर जो हुआ संजय के साथ हुआ, सक्षम उसको सुनने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उसका इस घर से वास्ता तो रहा था, इसलिए वो इस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट में लेकर चल रहा था। अब आंटी बात करनी शुरू करती है कि जब संजय ने ये मकान खरीदा ना, तो तब तो मकान भी काफ़ी सस्ता था, ये गांव से आए थे, और संजय की नई नई नौकरी लगी थी, बड़ा मेहनती लड़का था, अभी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, पिताजी उसके गुजर चुके हैं, यानी कि परिवार में सिर्फ माँ थी और पत्नी थी और संजय था, और अभी उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी। इसके अलावा अब क्या होता है कि संजय जहाँ पर काम करता था वो एक फैक्ट्री है, और मतलब कुछ ही दूरी पर है, तो पैदल वगैरह जाकर वो पैदल ही आता था। क्या होता था कि जो संजय है उसकी पहले तो दिन में शिफ्ट होती थी, लेकिन अब जैसे कहने का मतलब है कि घर भी लिया था, कर्जा वगैरह था, तो उसको था कि भाई मैं ओवर टाइम भी करूँ। ओवर टाइम भी करता तो था, लेकिन वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक वो वापस आ जाता था, इसलिए किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती थी। बाद में जब इस कॉलोनी में अफवाह फैली कि कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी चुड़ैल है जो नज़र आती है, प्रेतनी है जो नज़र आती है, तो इनकी माँ तक भी खबर पहुंची। अब इनकी माँ कहती थी कि बेटा रात को जल्दी घर आ जाया कर। हालांकि संजय इस बात में कुछ विश्वास करते नहीं थे, लेकिन उनका इतनी लेट आने से कोई वास्ता था नहीं। वो अपनी रूटीन में 10-11 बजे से पहले आ जाते थे, और कहा जाता है कि जितने भी केसेस हुए थे वो 11 बजे के बाद ही हुए थे, कि कोई भी अगर 11 बजे के बाद आता है तो उनको वो प्रेतनी दिखाई देती है, और उसके बाद फिर कुछ ही दिनों में किसी न किसी की मौत तो हो जाती है। अब ये जब सुनते हैं सक्षम, तो कहते हैं इंटरेस्ट लग रहा था उनको, अच्छा ऐसा है, तो फिर संजय ने क्या कुछ ऐसा देखा। अब आंटी कहती हैं हाँ बिल्कुल, और उसके बाद ना सिर्फ कुछ ऐसा हुआ जैसे मैंने कहा था कि मौतें होती हैं, बल्कि संजय के साथ भी कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, ये नहीं पता क्यों। अब क्या होता है कि संजय को एक दिन वो घर पे आता है कुछ 7 बजे के आसपास, और उसकी माँ कहती है चलो ठीक है बेटा मैं खाना बना देती हूँ। पत्नी जैसे प्रेग्नेंट थी और उसकी वजह से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। संजय कहता है हाँ माँ जल्दी खाना बना दो, मैंने वापस जाना है। तो माँ कहती है वापस क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं आज मैं ना ओवर टाइम लगाऊंगा। तो फिर माँ कहती है तो ओवर टाइम तो लगा के आना चाहिए था। कहते नहीं नहीं मैं खाना खाने आया था, तो मैंने सोचा कि चलो खाना खा के कुछ देर में जाऊंगा, तो वैसे मैं फिर सुबह ही आऊँगा अब। तो उनकी माँ कहती है हाँ बेटा सुबह ही आना, रात के समय में तुझे पता है ना वो जो चौराहे वाला। अब संजय ये बात सुनकर हंसने लग पड़ता, कहता है क्या माँ आप भी इन बातों में विश्वास करती हो? चलो ठीक है मान लिया, मैं नहीं आऊँगा ही नहीं, तो मैं मानूँ या ना मानूँ वो बात की बात है। अब उसके बाद फिर संजय खाना वगैरह खाता है, और उससे पहले उसकी माँ उसको फिर से
चेताती है कि बेटा चाहे जल्दी भी फ्री हो गया, ये बात का ख्याल रखना कि रात के समय में घर ना आना। संजय उनकी तरफ एक छोटी सी मुस्कान देता है, स्माइल देता है, जैसे सार्केस्टिक होती है ना, कि ठीक है मैं इन चीज़ों पे मानता, और वो चल पड़ता है। अब रात के समय में संजय फैक्ट्री पे काम कर रहा होता है और काम कुछ जल्दी ख़त्म हो जाता है। जितना उनका टारगेट था कि मान लीजिए 2 बजे तक ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होता, 12 बजे के आसपास काम ख़त्म हो जाता है। और वो संजय कहता है कि यार मैं यहाँ पे रुक के भी क्या करूँगा, अब सुबह फिर मैंने फैक्ट्री में आना है, यहाँ पर रेस्ट नहीं होगी, सुबह फिर घर जाऊँगा, खाना वगैरह खाऊँगा, आलस आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर जाता हूँ। उसके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि माँ ने उसे एक चीज़ को लेकर चिताया था, जिसके बारे में वो विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन माँ की बात तो माननी चाहिए थी। अब क्या होता है कि संजय चल पड़ता है उसी रास्ते। रास्ते में, यानी घर के रास्ते में, चौराहा तो आना ही था। अब जब संजय चौराहे को पार कर रहा होता है, उसको ऐसा महसूस होता है, खाली प्लॉट होता है, वहाँ पर एक ना औरत शायद खड़ी हुई है, और उसकी जो पहरावा है वो कुछ ऐसा है कि जैसे घुटनों तक जैसे स्कर्ट होती है वैसे कुछ था, जैसे हॉस्पिटल का होता है पेशेंट्स को, वैसा था। और उसकी जो पीठ थी इसकी तरफ थी, संजय की तरफ थी, उसके बालों से ऐसा महसूस हो रहा था। अब संजय सोचता है कि यार रात के समय में ये कौन खड़ी है। कुछ पल के लिए उसके मन में ये बात तो आती है कि कहीं जो माँ बात कर रही है वो तो नहीं है, लेकिन उसको धक्यान उसी बातें, जैसे वो ना पैरों की तरफ देखता है और पैर उसके दूसरी तरफ ही थे, मतलब नॉर्मल थे पैर। तो संजय को लगता है कि नहीं नहीं, वैसे कोई होगी, औरत होगी, हमें क्या लेना देना। संजय अब चलने लग पड़ता है। अब एक चीज़ जब संजय देखता है तो उसको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो एक खाली प्लॉट था जहाँ पर वो खड़ी हुई थी, और खाली प्लॉट के भी तकरीबन आखिर तक, यानी मोटे मोटे अगर बात माने कि उस जगह से संजय की दूरी ना करके भी 100 मीटर के आसपास तो होगी। संजय ने अभी 3 कदम ही आगे किए थे, अचानक से उसका ध्यान पड़ता है परछाई की तरफ, एक जो उसकी नहीं थी, कोई और थी। और जब बिल्कुल धीरे से नीचे की तरफ देखता है तो वही उसको पाँव नजर आते हैं जो उसको दूर से नजर आ रहे थे। इतनी जल्दी 100 मीटर कैसे कवर कर सकता है कुछ सेकंड्स में? अजीब था। संजय को अब पहली बार डर लग रहा था, बेहद डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं जो माँ कह रही है वो सच में तो नहीं है। अब संजय थोड़ा सा तेज बढ़ना शुरू कर देता है। अचानक से कुछ पीछे से आवाज़ आती है, संजय, और ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़, किसी औरत की आवाज़। पायलों की आवाज़ तेज होती रह जा रही थी, साथ के साथ ही संजय की धड़कन भी, संजय की गति भी बढ़ती जा रही थी। पहले जो वो तेज तेज चल रहा था वो भाग रहा था, क्योंकि घर उसके कुछ ही दूरी पर था। संजय को इस बात का आभास हो चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, इसलिए अब वो तेज भाग रहा था, पीछे मुड़ के नहीं देखता। और जैसे ही घर के पास पहुंचता है तो वो जल्दी से दरवाज़ा खटखटाता है। वो पागलों की तरह दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। अचानक उसका ध्यान पड़ता है उस तरफ जहाँ पर वो खड़ी थी, कुछ ही दूरी पर। और जब उसकी वो शक्ल देखता है तो उसकी चीखें, ऊंची ऊंची चीखें, सारे कॉलोनी को जगाने के लिए काफ़ी थी। जल्दी से उसकी माँ भागी आती है, दरवाज़ा खोलती है। संजय पसीनों पसीनी हुआ था, वो अब जल्दी से अंदर की तरफ भागता है और गिर जाता है। अब कॉलोनी सारी जाग चुकी थी। संजय की जब हालत देखते हैं सब हैरान पेशान हो जाते हैं। उससे भी ज़्यादा इस बात की परेशानी हो जाती है कि संजय ने उस चुड़ैल को देख लिया है। अब इस कॉलोनी में किसकी मौत आएगी, संजय की या किसी और की? संजय की माँ को तो यही लग रहा था और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान हो रही थी। उनकी चिंता दुगनी तिगनी हो चुकी थी। वो संजय को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी बहू को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था और वो उस बच्चे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि माना जाता है कि जो ये शक्तियाँ होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन पर ज़्यादा असर करती हैं। अब उनको चिंता थी कि कहीं इस पर कहर ना टूट पड़े। खैर जैसे तैसे करके रात के समय में संजय को घर लेकर जाया जाता है। अब संजय को बुखार काफ़ी तेज़ हो चुका था, वो कंपकपाया जा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडित जी के पास लेकर जाया जाता है, सारी कहानी बताई जाती है और पंडित जी कहते हैं कि बेटा अब
इस बात का ध्यान रखना, उसकी नज़र तुझ पर पड़ चुकी है और ये बात का ध्यान रखियो कि तुम दोबारा उस रास्ते से रात के समय में, गहरी रात के समय में कभी ना जाओ। अब समस्या ये नहीं थी कि उसकी नज़र पड़ चुकी थी, समस्या ये थी कि मौत किसकी होगी। क्योंकि जब भी कोई उस चुड़ैल को देखता था, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो जो चुड़ैल है, किसी को ना लेकर गई हो। अब इंतज़ार होने लगा था। सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, डर में थी संजय की माँ, क्योंकि उसको अपने बच्चों की मौत नज़र आ रही थी। ख़ास तौर पर, जैसे मैंने कहा, बहू और अपने होने वाले पोते या पोती की चिंता थी। लेकिन 1 हफ्ते बाद, ठीक हफ्ते बाद एक खबर मिलती है कि यहाँ से 5 घर छोड़कर एक आदमी है, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। सारी कॉलोनी को दुख हुआ, दुख तो संजय की माँ को भी हुआ, लेकिन कम से कम उनको इस बात की राहत थी कि उनके परिवार में से कोई नहीं गया। अब संजय इस बात को समझ चुका था, जो उसने देखा था वो उसको झुठला नहीं सकता था, कहीं न कहीं उसका ट्रॉमा भी था उसको। तो जब ये बात सुनता है सक्षम, तो कहता है कि बस फिर उनके बाद तो इनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी होगी। कहते नहीं, संजय की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हुई। तो सक्षम पूछता है कि इससे पहले जिन्होंने देखा था उस भूतनी को, उस चुड़ैल को, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल थी? कहते हैं हाँ, उनकी तो थी, तो फिर संजय की क्यों नहीं थी? वो कहते हैं कि शायद संजय वो पहला और अब तक आखिरी शख्स है जिसने उस प्रेतनी को 2 बार देखा। 2 बार? उन्होंने फिर बेवकूफ़ी कर दी? नहीं, 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 बेवकूफ़ी नहीं की। कई बार हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर इंसान कुछ कर नहीं पाता। अब ऐसा ही कुछ हुआ था संजय के साथ। कुछ महीने बीतते हैं, संजय की वाइफ को लेबर पेन होता है। आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में एक बड़ी ही प्यारी बच्ची जन्म लेती है संजय की। खुश हो जाते हैं माता-पिता, माँ भी। लेकिन अब क्या होता है कि खुशी-खुशी में संजय कुछ भूल जाता है, शायद उसकी माँ भी भूल जाती है। घर से कुछ गर्म कपड़े वगैरह लेने थे और संजय कहता है मैं लेकर आता हूँ। मैंने कहा खुशी-खुशी में ये तीनों भूल चुके थे कि रात का समय हो चुका है और उस चौराहे से नहीं जाना। अब संजय जब उस चौराहे से वापस आता है तो फिर से उसको आवाज़ आती है कि पिछली बार तो मैं रह गई थी, इस बार नहीं रहूँगी। जैसे ही संजय ये आवाज़ सुनता है तो उसको अपनी भूल का एहसास होता है। वो जल्दी से घर भागता है, लेकिन घर में तो कोई था नहीं। वो दीवार फांद के घर के अंदर जाता है और उसके बाद वो सुबह तक बाहर नहीं निकलता। सुबह संजय की माँ आती है डरते डरते, और जब दरवाज़ा खटखटाती है तो बड़ी मुश्किल से संजय दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इतनी खुशी में याद ही नहीं रहा कि मैं रात के समय में आ रहा हूँ। और वो फिर से मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। अब चिंता फिर हो चुकी थी कि इस बार किसकी मौत होगी। लेकिन इस बार उस प्रेतनी का निशाना शायद अचूक था, क्योंकि 1 हफ्ते बाद संजय की माँ की मौत हो जाती है। वो रात को सोती हैं और सुबह उठती नहीं। उसके बाद संजय इस दुख से कभी उभर नहीं सका। अब वो इकलौता कमाने वाला था, काम करना उसका शौक़ नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी। काम तो वो करता था, लेकिन उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। अब जब उन्होंने घर छोड़ा, अब उसकी वाइफ ने भी काफ़ी मदद की, पढ़ी लिखी थी, फिर उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू की। यानी कहने का मतलब है कि जो घर का 70% खर्चा था वो वाइफ ही उठाती थी। फिर उसके बाद इनको बेटा भी हुआ। फिर जब अब कुछ बच्चे बड़े हुए तो इन्होंने सोचा कि अब इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि जब से इन्होंने घर लिया था तब से लेकर अब तक वो इस घर में खुश नहीं रह पाए। इस घर की नहीं गलती थी, कहीं न कहीं वो जो छाया थी उस चुड़ैल की, वो उसको कहीं न कहीं उन पर हावी रही। अब ये जब सक्षम कहानी सुनता है तो कहता है कि अभी भी क्या वो चुड़ैल अभी भी है यहाँ पे? अभी भी रात के समय में कोई गुज़र नहीं सकता?
तो वो कहती है नहीं नहीं, अब तो पिछले 5-7 सालों से कुछ ऐसा रात को लोग आते भी हैं जाते भी हैं, कभी सुनने को नहीं मिला। हो सकता है कि वो अब ना यहाँ पे हो, लेकिन फिर सक्षम कहता है कि आपने मुझे क्यों रोका? तो फिर वो कहते हैं कि बेटा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आज भले ही कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, लेकिन फिर भी फिर भी डर तो है, क्योंकि तेरी आंटी के साथ भी ऐसा हुआ था। आंटी आपने भी देखी थी? हाँ, मैंने भी देखी थी। अरे उसने तो मुझे छल लिया था पूरी तरीके से। कैसे? अब आंटी बताती हैं अपनी बात। आंटी कहती हैं कि मैं, बेटा, शाम के समय में कोई घर पे काम कर रही थी, और एक ना जो ये फेरी वाले होते हैं, जो कुछ बर्तन वगैरह बेचने वाले होते हैं, आए, और मैं देखती हूँ, बर्तन देखती हूँ, और मुझे वो बर्तन पसंद नहीं आता, या पसंद आता तो रेट वगैरह फाइनल नहीं होता। अब मुझे इतना याद नहीं जो भी था, काफ़ी समय पहले की बात है। कहते चलो ठीक है, बात ख़त्म होगी। उसके बाद कहते हैं कि मैं रात को ना सो रही थी, और अब देखो कहते हैं कि कितना उस चुड़ैल का मायाजाल था, कि मुझे रात को आवाज़ आ रही थी कि बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, जैसे वो आवाज़ लगा रहा था। अब मैं रात को उठती हूँ, मेरे दिमाग में था नहीं कि रात का इतना समय हो चुका है, और जब मैं बाहर बालकोनी से देखती हूँ तो एक औरत खड़ी थी, भयानक शक्ल के साथ। उसके हाथ में ऐसे बर्तन था, ऐसे मेरी तरफ देख के सर हिला रही थी और कह रही थी, बर्तन लोगी क्या? नीचे आओ। कहते जैसे ही मैं उसकी तरफ देखती हूँ, मुझे होश आती है और मैं डर के मारे अंदर चली जाती हूँ। अब सक्षम कहते हैं, तो फिर क्या उसके बाद किसी की मौत हुई? तो आंटी कहती है, हाँ, अगले ही दिन जो हमारे बिल्कुल पास वाले, जो उन्होंने घर का इशारा किया, यहाँ पर भी पहले रहते थे, अब इन्होंने भी काफ़ी समय पहले भेज दिया। तो हमारे तब अंकल होते थे, यानी कि हमारे बुजुर्ग थे, हमारे हमसे बड़े थे, तो उनकी आदत थी वो सुबह 6 बजे जॉगिंग जाते थे। लेकिन उस दिन सुबह सुबह एकदम भीड़ हुई, हम देखते हैं कि अंकल की लाश पड़ी हुई थी। वो शायद जॉगिंग के लिए घर से निकले और वहीं पर गिर गए। कुछ देर पड़े रहे होंगे, लेकिन जब किसी ने देखा होगा तो भीड़ इकट्ठी हो गई। ये शायद आखिरी वाक्य था। उसके बाद तो भई हम रात के समय में बालकोनी वगैरह में ऐसे कोई आवाज़ वगैरह आती थी देखते नहीं थे। सक्षम को ये काफ़ी बातें अजीब लग रही थी, लेकिन जिन लोगों ने ये आँखों देखी थी उनकी बातों को कैसे झुठलाया जा सकता था, ये भी सक्षम मानने को तैयार नहीं था। अब सक्षम सोचता है कि चलो ठीक है भाई, मैं भी थोड़ी-सी एहतियात रखूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि यू सी द डेविल, डेविल सीज़ यू। ऐसा ही कुछ अब होने वाला था। सक्षम का जो घर था, यानी कि जो सक्षम रह रहा था, वो फर्स्ट फ्लोर में रह रहा था, उसके घर के आगे भी बालकनी थी। अब क्या होता है कि रात का समय होता है और सक्षम को ना कुछ आवाज़ आ रही थी बिल्कुल सामने वाले घर से, जो अंकल आंटी का घर था। अब क्या होता है कि सक्षम देखता है कि उस बालकनी में एक औरत बैठी है, और वो जल्दी से जल्दी अपने बालों पर पानी डाले जा रही है और बाल धोई जा रही है। सक्षम को बहुत हैरानी होती है, इतनी सर्दी में आंटी सर धो रही है, वो भी सुबह के 2-3 बजे। अब ये ऐसा सीन देखने में ही डरावना लग रहा था। चाहे उसने कोई शक्ल तो नहीं देखी आंटी की कि कौन थी वो, आंटी थी या कोई और था, लेकिन सक्षम डर जाता है। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है, और अगले दिन जब सुबह वो जा रहा होता है कहीं पर, तो आंटी बाहर बैठी होती है। तो आंटी को कहता है, आंटी आप तो बड़ी बहादुर निकली, आप तो बड़ी हिम्मती निकली। हमने तो सुना था कि मर्द को सर्द नहीं होता, लेकिन औरतों को भी नहीं होता। तो आंटी कहती, क्या बकवास कर रहा है? तो कहते, हाँ और आंटी, और बकवास नहीं तो क्या, आप बकवास समझो। आंटी कहती, बोल क्या रहा है, बता तो सही, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो कहता है कि अरे रात को 2-3 बजे आप सर धो रही थी अपना, वो भी बालकोनी में बैठ के। आंटी कह रही थी, कौन? तो सक्षम कहता है, आप। हट पागल, मैं कब धो रही थी? आंटी कहता है, सक्षम कहता है, माँ कसम आंटी, मैंने देखा, मैं भी डर गया था एक बार के लिए, कि जब मैंने सामने देखा आप बैठी हुई हैं, आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस बाल जल्दी जल्दी आप पानी का मग्गा डाले जा रही थी और अपने बाल साफ किए जा रही थी। आंटी कहती हैं कि बेटा मैं नहीं थी, मैं तो आराम से सो रही थी 2 बजे। मैं अगर मैं जाग भी रही होती तो मैं इतनी पागल थोड़ा कि इतनी ठंड में अपने सर को धोऊंगी, मरना है क्या मैंने? तो सक्षम कहता, फिर वो कौन था? आंटी कहती, तो मजाक कर रहा ना? सक्षम कहता, सच में नहीं मजाक कर रहा आंटी, माँ कसम, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अब क्या सक्षम ने भी उसको देख लिया था? शायद, क्योंकि ठीक 5वें दिन आंटी की मौत हो जाती है। जो किस्सा खत्म हो चुका था कुछ साल पहले, उस कॉलोनी में फिर से शुरू हो चुका था।
क्या इसमें सक्षम का कसूर था या फिर वो इंतज़ार कर रही थी अपना जिक्र होने का, और जैसे ही जिक्र शुरू हुआ मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सक्षम आज उस कॉलोनी में ही रह रहा है। आज तकरीबन 5-6 साल उसको कॉलोनी में रहते हो भी चुके हैं। 1-2 मौतें तो हुई हैं, लेकिन उसका इस चीज़ को लेकर कोई सबूत नहीं है कि उससे पहले किसी ने उस चुड़ैल को देखा है। लेकिन सक्षम कहता है कि शायद मैंने तो कम से कम देखा था, और वो बेचारी आंटी भले चढ़ गई। उम्मीद है ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। और अगला किस्सा भी भाई इतना भयानक किस्सा है। और एक मासूम का क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा था उसने उस प्रेत का। लेकिन है क्या किस्सा, उस किस्से को शुरू करने से पहले आज का कमेंट ऑफ द डे हम पढ़ते हैं। और आज का जो कमेंट ऑफ द डे शायद इस भाई का लास्ट कमेंट ही है, वो आपको पता लग जाएगा क्यों। और कमेंट ऑफ द डे भी मैंने क्यों रखा है उसका कारण है। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये जो कमेंट है ये कुछ है बाबा खान करके 216 करके, और वो कह रहे हैं कि ब्रो अपनी मर्जी मन मर्जी ना करो, जब दिल चाहा तो कमेंट सुनाने लग पड़े। ऐसा ही एक बार गलत रिप्लाई रियल टॉक वालों ने उनको बोला यह ठीक नहीं किया आपने। वो बोले हम मर्जी करेंगे। हमने एक साथ 15 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, दोबारा मुंह नहीं किया उनकी स्टोरी की तरफ। आपको फर्स्ट एंड लास्ट बार मेरे प्यारे भाई हम आपको यह लिख रहे हैं, ठीक नहीं लगेगा। आप आगे से यह स्टोरी के सेंटर में कमेंट ना पढ़िएगा, या स्टार्टिंग में या लास्ट में बोल दीजिए कमेंट सेंटर में पढ़ेंगे तो हमारी आपके भी सत श्री अकाल, आपको भी अनसब्सक्राइब कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ ब्रो डोंट डू दिस अगेन। भाई आप ना पंजाबी लग रहे हो वैसे तो। पंजाबी को कोई प्यार से भी धमकी दे ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने भी आपको एक रिप्लाई कर दिया था कि प्लीज़ डू इट। देखिए मैंने क्या कहा था कि सजेशंस और एप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म तीनों वेलकम है, तीनों सही ज़ुबान में। ऑल दो आपने कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया, लेकिन जो आपने ये धमकी दी है ना कि अनसब्सक्राइब कर दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, तो भाई कर दो, कोई बात नहीं। क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है ना उसकी कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, और उसको कोई लिमिट में बांध भी नहीं सकता। ये चैनल मैं रन कर रहा हूँ अपनी मेहनत से, आप सबके प्यार से। मैंने इससे पहले कल के एपिसोड में भी कहा था कि ये कोई फाइनल नहीं है कि मैं कमेंट को सेंटर में लेकर आ रहा हूँ और ये ऐसे ही रहेगा। मैं एनालिटिक्स देखूंगा, अगर वहाँ पर कुछ डिप आ रहे हैं तो लग जाएगा कि भाई लोगों को नहीं पसंद आ रहा। लेकिन अभी पिछली 3 वीडियो से वो वहाँ पर प्रॉपरली डिप नहीं आ रहे, वहाँ पर स्पाइक आ रहे हैं, ख़ास तौर पर लोग सुन रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो सजेशंस एक अलग बात होती है, धमकी अलग बात होती है, चाहे प्यार से क्यों ना दी हो। तो आपका जो लहजा था ना वो धमकी भरा था, और भाई मैं धमकी, फिर वही बात, पंजाबी धमकी की कुछ फिक्र करते नहीं है। वो चाहे जिस तरीके से मर्जी दी हो, चाहे गुस्से में दी हो, चाहे प्यार में दी हो। आपने अनसब्सक्राइब कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि भाई चैनल आपके तरीके से नहीं चलेगा। आपकी सजेशन सब सर्वोपरि है, लेकिन धमकी नहीं भाई, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कमेंट ऑफ द डे मैंने आपका इसलिए बनाया क्योंकि आपका लास्ट कमेंट है। इसके बाद आपने अनसब्सक्राइब करने के बाद मुझे मैसेज भी किया। मैंने किया भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ऐसे भाई ये कोई बात नहीं होती कि मैं 15 लोगों से, चलो मेरा चैनल तो अभी ग्रो कर रहा है, मुझे हो सकता है शायद 15 लोगों का कुछ पड़ जाए, फ़र्क पड़ जाए, लेकिन रियलिटी वालों को 15 लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता। 15,000 भी उनके माइनस कर दो, इतना बड़ा उनका चैनल है। तो भाई ऐसा नहीं होता। जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ होती है, लेकिन लिमिट भी होती है हर चीज़ की। तो भाई कर दो। और भी जो आपको उन्हें अपने रेफरेंस दिए होगे ना कईयों के साथ कि हाँ भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, उनसे भी करवा दो भाई। ऐसा मुझे डरा कर नहीं मुझसे कोई काम करा सकता, धमका कर मुझसे कोई काम नहीं करा सकता। प्यार से बोलोगे तो भाई जान भी दे दूंगा, सीधी सी बात है। धमकाने वाले काम मुझे नहीं आता भाई। एक भाई रवि माजरा भैया लग गया, तो उनका मैं कमेंट अभी चलो मैं पढ़ता नहीं, उनका जो कॉन्टेक्स्ट था कि भाई आप ये कमेंट प्लीज़ ना रखो, क्योंकि मिडिल ऑफ कमेंट डालने का आप सिर्फ एक कमेंट पढ़ोगे तो बाकी रह जाएंगे। कितने उन्होंने अच्छे तरीके से बात की, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है, जो
और भी कमेंट होंगे वो भी मैं किया करूँगा, लेकिन कमेंट ऑफ द डे एक जरूर रखा करूँगा, ताकि थोड़ा सा लोग और फर्निश करके कमेंट को लिखेंगे, मुझे भी मज़ा आएगा। तो रवि माजरा जी से आप सीखिए कुछ, ठीक है। मैंने जहाँ से सीखना वो मैं भी सीखूँगा, लेकिन भाई ऐसा सही नहीं लगता। धमकी धमकियाँ ना ही दो तो अच्छा है, और ये अनसब्सक्राइब करने की धमकी चाइल्डिश है, ठीक है ना। अभी मुझे 11,900 से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट है, उसमें से 2-4 की ख़त्म भी हो जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की ख़ास तौर पर जो धमकी देने में विश्वास रखते हैं कि हमने उसका चैनल भी अनसब्सक्राइब, एट द एंड फिर आपने हर एक का चैनल अनसब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि भाई चैनल आपके तरीके से नहीं चलेगा। चैनल तरीके से चलेगा, टोटल एक मत होंगे, जब लेट से 50 लोग कह रहे होंगे, 100 लोग कह रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़, दैट वाज द कमेंट ऑफ द डे। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अजीत की उम्र 25 साल के करीब है, लेकिन अजीत कहते हैं कि ये हुआ किस्सा मेरे साथ था, लेकिन शायद उस समय की जो मेरी मेमोरीज़ हैं मुझे अब अलो नहीं कर रही कि मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हल्की हल्की ब्लरी ब्लरी मेमोरीज़ तो हैं, लेकिन शायद अच्छी बात है कि वो मेमोरीज़ प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि जो अजीत के साथ हुआ वो अपने आप में ही एक बहुत भयानक बात थी। अजीत कहते हैं कि तब मेरी उम्र कुछ 4.5-5 बरस के आसपास थी। अब जो भी ये सारा किस्सा है, मतलब उनके माता पिता के द्वारा ही सारा बताया गया है, और अजीत इन चीज़ों को रिसेंबल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी घटनाएं हैं, जो भी आसपास के लोग थे या आसपास की इमारतें थी, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। आज भी उस घर में अजीत रहते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। अब अजीत कहते हैं कि इनके घर के पास एक नेबर रहते थे, और इन दोनों का, यानी कि इनके माता पिता दादा दादी का उनके साथ इस तरीके का रिलेशन था कि जैसे घर वाली ही बात है, जैसे भाई बहन ही है। यहाँ तक कि इनका जो दोनों का घर 2 मंजिला था, और जो दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर जो एक होती है ना, जहाँ पर उसके लिए स्पेशल मोंटी बनाई होती है सीढ़ियों के लिए, वहाँ पर एक दरवाज़ा स्पेशल बनाया गया था जहाँ पर ये आ जा सकते थे। मतलब इन केस कहीं पर किसी ने कहीं कोई गया है तो बाद में उसका घर का रख रखाव साफ सफाई किया जाता था बड़े तरीके से। तो ऐसा कुछ नहीं था कि घर बंद है अगर कोई कहीं पर जा भी रहा है। लेकिन शायद एक बार उन पड़ोसियों का घर परमानेंट बंद होने वाला था, क्योंकि वो जो पड़ोसी थे उनका बेटे का कुछ बाहर फॉरेन कंट्री में वीज़ा लग चुका था, और वो कुछ सालों से रह भी रहा था वहाँ। और अब समय आ चुका था कि उनके जो माता पिता हैं, एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, वो भी जाए। दिल पर पत्थर रख कर जाना पड़ना था। अब बच्चे की ख्वाहिश थी, वो उनको अपने साथ सेटल करना चाहता था। अब उनको घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन ये घर सौंप गए हमारे माता पिता जी को, दादा दादी जी को। उन्होंने कहा कि घर ये एक तरह से अब आपका ही है, और अगर आप चाहो तो ठीक है, आप इसमें अपनी रिहाइश भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अगर कोई हमें अच्छा कोई मिलेगा किराएदार तो हम उसको कर देंगे रेफ़र, ब्रोकर वगैरह से बात करके। तो जो हमारा घर है, यानी कि अजीतपाल का घर है, अजीत का, वो काफ़ी बड़ा घर था, तो कुछ इसमें ऐसा था नहीं कि भाई इनको एक्स्ट्रा से स्पेस की ज़रूरत पड़े। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई साहब, आप रेंट का करो भाई। अब खाली घर, एक तो बिल्कुल खाली घर, हम जितना भी देखभाल करने की कोशिश करें फिर भी घर तो खाली होगा। दूसरा, अगर रेंट आएगा तो एक लेट से चलो इनकम तो होगी ना, कम से कम जितने भी होगी। ये बात दोनों को ठीक लगी। एक आधा महीना घर खाली रहता है, उसके बाद फिर इनको फ़ोन आता है अंकल का, दादाजी को अजीत के, कि भाई साहब एक ना लड़का आ रहा है यहाँ पे, वो जॉब करता है, अकेला लड़का है, तो उसको मतलब जैसे प्रीवेसी चाहिए होती है भाई, अपना सेपरेट चाहिए होता है। तो हमें तो भाई वो ब्रोकर ने बात कराई थी, अच्छा लगा, अच्छे घर का लगा। एक बार आप बात वगैरह करके देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप ओके कर देना भाई। आप ओके करोगे तो तभी हम देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। अब जब लड़के से बात की गई तो इनको काफ़ी सही लगा। लड़के का नाम रोहन था। काफ़ी सही लगा बात करने में, काफ़ी ख़ानदानी लगा। इनके घर वालों से बात की गई, उन्होंने भी कहा जी ठीक है जी, बच्चा हमारा जॉब लगा है और इसको मतलब ऐसे किसी के साथ शेयरिंग में रहना पसंद नहीं है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि किराए की तो इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए इनको किराए पर सस्ता मिल रहा था मकान काफ़ी, तो ये फिर ओके कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऐसा ही कुछ उस लड़के, उस रोहन में था।
शुरू-शुरू में तो वो काफ़ी ठीक था, मतलब सुबह जाना अपने काम पे, रात को वापस आ जाना, कुछ ज़्यादा बात नहीं। कई बार ये भी ऑफ़र कर देते थे कि बेटा कई बार चलो अब रोज़ तो मुझे पता है तुम नहीं खाओगे, लेकिन कई बार खाना वग़ैरह हमारे घर से खा जिया करो। धीरे-धीरे उसका भी ना जो एक अटैचमेंट थी, हो चुकी थी फ़ैमिली से, वो इनकी माँ को एक तरह से बड़ी बहन मानता था। क्योंकि वो कहता था कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो ऐसा क्या मैं आपको दीदी कह सकता हूँ। इस दौरान रक्षाबंधन भी आया था, तो राखी वगैरह भी बांधी थी, तो एक बड़ा घुल-मिलने वाला काम हो चुका था। और रोहन जो है वो साथ के साथ ही अजीत को कई-कई बार घुमाने ले जाता, चॉकलेट दिलाता, जैसे बच्चों को दिलाई जाती है। और कई बार वो कहता रहता है कि बेटा तुझे दूर कहीं घुमाने लेकर जाऊँगा, कई बार दूर घुमाने लेके जाऊँगा, तो ये भी कहता कि चाचू, ये भी उसको चाचू-चाचू ही बोलता था। मामू नहीं, वैसे उसको चाचू बोलता था। जैसे कई कई बार जुबान पर चीज़ चढ़ जाती है ना, वही था। अब ये सिलसिला चलता जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें नोटिस की जाने लग पड़ी। रोहन को शराब पीने की काफ़ी आदत थी। शुरू-शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन कई बार फिर रात के समय में उस घर से हल्ला-गुल्ला होने की आवाज़ आती। कई बार रोहन शायद फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा होता, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से, या फिर कई बार वो अपने दोस्तों के साथ आता, तो काफ़ी लाउड म्यूज़िक हो के काफ़ी ऊँची-ऊँची बोलने की आवाज़ आती। 1-2 बार इनके पिताजी ने, इनके दादाजी ने टोका भी रोहन को, तब तो रोहन बड़े प्यार से कह देता कि सॉरी अंकल, वो मेरे दोस्त आ गए थे, मुझे पता नहीं था वो ऐसे हैं। मैं भी तो नया-नया हूँ, आगे से नहीं करूँगा। फिर कई बार वो भी कहते कि बेटा तेरे अकेले बोलने की भी ऊँची-ऊँची आवाज़ें आती हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखो ना भई, ऐसा-ऐसा है। अब मोहल्ले वाले, हमें तो कोई नहीं, हम तो तेरे बारे में जानते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले कंप्लेन करेंगे तो फिर हम क्या ही कह सकेंगे। अब वो समझा ही सकते थे, लेकिन ना धीरे-धीरे वो इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट तो हो रहे थे कि जैसा हमें लगा था लड़का, वैसा लड़का है नहीं। और धीरे-धीरे इन्होंने थोड़ा-सा उसका आना-जाना भी कम कर दिया था घर पे कि भई लड़का हमें कुछ ये ठीक लगता नहीं। अ, थोड़ा-सा अब इस चीज़ को लेकर डिफ़रेंस हो चुका था, वो भी अब कम आता था। और ऊपर से कई बार बात इनकी फ़ौरन होती रहती थी, लेकिन ये सोचते थे कि चलो यार क्या ही कह सकते हैं, देखते हैं कुछ देर और देखते हैं। एक बार क्या होता है कि ये जाते हैं कहीं बाहर घूमने, मतलब लंबा टूर था, कोई 10-12 दिन का टूर था। और अभी कुछ 5 दिन हुए होते हैं, इनको ना फ़ोन जाता है। और जो इनके दादाजी है, इनके पास फ़ोन था, तो किसी नेबर से फ़ोन जाता है कि वो जो घर है आपके पास, तो उसकी चाबी होगी ही। कहते हैं हाँ, वो जो ऊपर सीढ़ियों वाला दरवाज़ा, उसकी चाबी है। क्या हुआ? कहते नहीं कुछ, हम ना नोटिस किए हैं कि 2-4 दिन से ना वो दरवाज़ा बंद ही है। मतलब उसकी बाइक भी बाहर लगी हुई है, रोहन की, और ऐसी धूल-मिट्टी पड़ी हुई है। तो कहते हैं कि छुट्टी-छट्टी पे गया होगा। कहते हैं नहीं, आपको पता ऑफ़िस में इतने दिन की छुट्टी क्या होती है? कहते हैं हाँ, बात तो है। कहते हैं नहीं भैया, आप इतना कर रहे हैं। कहते हैं नहीं-नहीं, हमें ना चिंता हो रही है। अब आपको क्या बताएँ, हमें ना, आप प्लीज़ आप थोड़ा-सा अदरवाइज़ मत लेना, लेकिन हमें बदबू आ रही है थोड़ी-थोड़ी। अब जब ये बात सुनते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये कहते हैं कि बदबू किस तरीके की? वो कहते हैं कुछ ऐसे माँस की बदबू होती है। तो ये कहते हैं कि सच, आप सच कह रहे हैं? कहते हैं जी हाँ, और हमने आपसे ये भी बात करनी थी कि आज से कुछ 3 दिन पहले की बात है कि रोहन को हमने जाते देखा था अंदर, उसके साथ 2 लड़के थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊँची-ऊँची लड़ने की आवाज़ आ रही थी इनकी। हम तो भई बड़े परेशान आ गए थे। एक पल की तो हमें लगा कि भई हम जाकर इनको कहते हैं कि भई रहना तो तरीके से रहो, कायदे से रहो, नहीं तो फिर हम शिकायत कर देंगे। लेकिन कुछ समय बाद आवाज़ें बंद होंगी, और हमने सोचा कि भई अब हम आपसे ही बात करेंगे जब आप आएँगे। लेकिन उसके बाद फिर रोहन नज़र नहीं आया, और बाइक भी उसकी ऐसे ही बाहर खड़ी है, और थोड़ी-थोड़ी बदबू भी आ रही है। अब जब ये सुनते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भई कुछ गलत ना हो गया हो। अब ये अपने बेटे से बात करते हैं, यानी कि अजीत के पिता से बात करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि फिर हमें चलना चाहिए। ये टूर बीच में ही कैंसल करके वापस आते हैं। दरवाज़ा जब खुलवाते हैं, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अंदर रोहन की लाश गली सड़ी हालत में मिली। उसके गले पर काटने का निशान था, चाकू जैसी कोई चीज़ से, तेज़ धार हथियार जो होता है उससे। और आसपास शराब की बोतल्स, चिकन वगैरह, उसकी हड्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद कुछ पार्टी वगैरह इन्होंने अपने दोस्तों के साथ की है, और उसके बाद फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, और गुस्से में आकर मार दिया इसको।
अब इसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है सारी कि भाई कौन था, आपने शक्लें देखी। कोई सही तरीके से नहीं बता पाता क्योंकि सिर्फ़ अंदर जाते देखा था उन 2 लड़कों के साथ, और उनका कोई शक्ल वगैरह इनको ऐसे थी नहीं कि कैसी हो सकती है शक्ल। बाकी भाई अब क्या किया जा सकता था, इनको फ़ौरन बताया जाता है कि भाई ये कांड हो गया। उनको भी बड़ा शौक लगता है कि भाई घर घर का सिस्टम ही ख़राब हो गया ये तो। अब तो घर तो एक तरह का दाग लग गया घर पे। अब ना ये इनके साथ कहते हैं कि चलो अब आप ऐसा कीजिए, छोटा-सा प्लीज़ आप काम कीजिए, अब जैसा मर्ज़ी है, मौत तो यहीं पे हुई है, तो आप पंडित जी को बुला के एक हवन करा दीजिए और प्लीज़ मतलब थोड़ा-सा। कहते हैं नहीं-नहीं हमारा घर है, हमें ज़्यादा चिंता है। तो ये फिर पंडित जी को बुलाकर हवन वगैरह कराते हैं, शुद्धि कराते हैं और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। इनको ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अब क्या होता है कि ख़ास तौर पर अजीत कहता है कि अजीत को कई-कई बार रात के समय में ऐसी आवाज़ आती थी जो बिल्कुल रोहन जैसी होती थी कि आ बेटा मैं तुझे घुमाने के लिए लेकर जाऊँ। जब अजीत आँखें खोलता था, रोहन उसके सामने खड़ा होता था। अब बच्चे को क्या डर लगना, उसके सामने उसको बिल्कुल सही हालत में खड़ा नज़र आता था। 1-2 बार उसने अपनी माँ से बात की, पिता से बात की कि चाचू नज़र आते हैं, तो इनको लगा कि शायद बच्चे को भी सदमा लगा होगा। लेकिन एक बार फिर इनकी पत्नी ने, यानी कि इनकी अजीत की माँ ने शिकायत की कि वो रात के समय में कपड़े जो तार पर टंगे थे उसको उतारने गई, तो अचानक से पीछे की आवाज़ आई कि दीदी मेरा क्या कसूर था? जैसे ही वो पीछे देखती है तो रोहन खड़ा था और उसके गले पर यहाँ पर कट का निशान था। वो तो चीखें मारती नीचे आई। अब क्या होता था कि जो वो दरवाज़ा था ना, रात के समय में गाये-गाये उसके खटखटाने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई दूसरी तरफ से दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब थोड़ा-सा डर का माहौल बन चुका था, इन्होंने उस दरवाज़े को पक्के तौर पर बंद कर दिया। इस तरफ से लॉक लगा दिए, ताला लगा दिया कि भई गलती से भी खुल ना सके। होता क्या है कि धीरे-धीरे रोहन के नज़र आने की जो थे इंसिडेंट्स, वो सबको नज़र आने लग पड़े। अब जैसे सबसे ज़्यादा पुख्ता तब हुआ जब इनके पिता, अजीत के पिता, एक बार वो बिज़नेसमैन थे, कहीं काम से बाहर गए हुए थे और रात के समय में वो अपने ड्राइवर के साथ आ रहे थे। अब जहाँ पर इनका घर था ना, वहाँ पर गाड़ी आ तो जाती थी लेकिन गाड़ी पार्क नहीं हो सकती थी, इतनी जगह नहीं थी, और इनका घर भी जैसे गलियों के घर होते हैं ना कि बिल्कुल दरवाजे के साथ ही लॉबी शुरू होगी, समथिंग ऐसा था। तो इनका होता था कि भई ड्राइवर इनको गाड़ी पर छोड़ जाता था, और जो ड्राइवर का घर था ना वो गाँव में था, तो वहाँ पर उसका खुला घर था, वो अपने घर पे गाड़ी पार्क कर लेता था। अब क्या होता है कि जब ये आ रहे थे तो ये अचानक से देखते हैं कि उस घर के बाहर, जो वो इनके नेबर्स का घर था, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। इनको लगता है कि पता नहीं कौन, नशेड़ी-नुशेड़ी ना हो। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास जाती है, ऐसे वो घूम के देखता है तो वो रोहन था। अब इनकी चीख निकल जाती है। ये कहते हैं, "अबे गाड़ी भगा, गाड़ी भगा।" ड्राइवर कहता है, "क्या हुआ?" कहता, "तुझे नज़र नहीं आ रहा साले?" कहता, "क्या? वो देखो सामने कौन है?" तो ड्राइवर कहता, "कोई नहीं है।" यानी कि वो ड्राइवर को नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ़ इनको नज़र आ रहा था। ये कहता है, "मैं गाड़ी से जल्दी उतरने लगा हूँ, जल्दी घर भागूँगा, गाड़ी रुकना है तो चला देना।" ड्राइवर को भी अब समय नहीं लगता, जैसा मालिक कहते हैं करता वही। ये जल्दी से अंदर जाके सारी जो बात है वो बताते हैं। अब इनके घर में 3 लोगों ने उसको प्रत्यक्ष तौर पर देख लिया था। रोहन ने देखा था जब, तो उसकी कोई बात को मानता नहीं था। फिर इनकी अजीत ने देखा था, तो उसकी तो कोई बात को मानता नहीं था। फिर अजीत की माँ ने देखा था ऊपर छत पर, उसकी बात को भी कोई नहीं मानता था, या कहते थे कि वहम होगा। लेकिन अब जब इनके पिता ने देखा बिल्कुल साफ तौर पर, और उसी समय इनके ड्राइवर को नज़र नहीं आ रहा था, तो भई अब मामला थोड़ा-सा सीरियस हो चुका था। और ऊपर से रात को जब दरवाजे के खटकने की आवाज़ आती थी, शुरू-शुरू में लगता था कि हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो, कुछ हो, एक्स वाई ज़ेड, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अब उस चीज़ को सीरियसली लिया जाने लग पड़ा। लेकिन क्या होता है कि एक बार शाम का टाइम था और घर पे कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे। अब सारे बातों में इतने बिज़ी थे कि रोहन का तो ख़्याल ही इनको भूल गया। अब जब रात के समय में खाना शुरू होने लगता है तो कहते हैं, "रोहन बेटा कहाँ गया?" उनको होगा भाई खेल रहा होगा, लेकिन सारा घर छान मारते हैं, रोहन कहीं पर नज़र नहीं आता। अब जब ये सारे परेशान होने लग पड़ते हैं, भाई घर के बाहर देखते हैं, इधर-उधर घरों में देखते हैं, जहाँ पर अमूमन अजीत, शायद अगर मैंने गलती से रोहन कह दिया होगा तो प्लीज़ अपॉलॉजी। तो अजीत आस-पास जहाँ पर कभी खेलने जाता होता था तो सभी घरों में देख लिया, लेकिन कहीं पर भी अजीत था ही नहीं। सभी परेशान हो चुके थे, माँ इनकी रोई जा रही थी, सभी परेशान इधर-उधर भागे जा रहे थे। लेकिन अचानक से इनकी माँ कहती है, पिताजी घर में देखें दूसरे।" अब अजीत के पिताजी बोलते हैं, मतलब इनके पति बोलते हैं, "तेरा दिमाग खराब हो गया है?
तो फिर उनके दादा यानी कि इनके ससुर जिनको पिताजी बोल रही थी कहती हैं, वो कहते हैं अरे रुक तो सही, तेरा कहने का मतलब क्या? जैसे हम सबको वो नज़र आता तो कहीं वहाँ तो नहीं है। तो फिर इनके पति बोलते हैं अरे दिमाग खराब है तेरा, आगे दिमाग परेशान हो तो और किए जा रही है। तो इनके पिताजी बोलते हैं अरे रुक जा, थम जा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया है, मिला कहीं पे? कहते नहीं। तो वहां पर ढूंढने में क्या दिक्कत है? अरे पिताजी आप भी इसके साथ मिल गए? अरे हमने अपनी तरफ से ताला लगाया है, वो ताला खोल के चला जाएगा, अभी तो उस ताले तक तो उसका हाथ नहीं पहुंचता होगा, इतना ऊंची है। पिताजी कहते हैं जब कुछ ना मिल रहा हो तो सारी जगह पे ढूंढ लेना चाहिए बेटा। ये तो मैं चीज की बात कर रहा हूँ, वस्तु की बात कर रहा हूँ, वो तो हमारा पोता है, हमारा घर का मेंबर है। अब बात इनको काफी बेवकूफ़ी भरी लग रही थी कि भाई ताला खोल के कैसे चला जाएगा। अब जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो इशारा करते हैं, लो लो ताला लगा। अब ये ना कहना कि नीचे से घुस के चला गया, हमारा बच्चा ना हुआ कीड़ी हो गया। तो दादाजी कहते हैं ताला खोल। ये कहते हैं अरे बाबूजी आप भी क्या ये पागलपन कर रहे हो, मैंने कहा ना ताला खोल। डरते थे। चाबी लेकर आते हैं, ताला खोलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और इनको अजीत उसी जगह पर लेटा हुआ मिलता है जहां पर रोहन की लाश थी। और वो तड़फ रहा था, ऐसे जैसे उसका कोई गला दबा रहा था और उससे की आवाज़ निकल रही थी। बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे, अगर कुछ समय देरी हो जाती तो शायद जहां पर कभी रोहन की लाश मिली थी वहां पर अजीत की लाश भी मिलती। जल्दी से उसको उठाया जाता है। माँ तो भाई पागल हो गई थी, लेकिन माँ की शक्ति के सामने किसी की शक्ति थोड़ा टिकती है। क्या उस प्रेत की इतनी हिम्मत थी कि उस समय उसके बच्चे को वो ले जाता। अब जल्दी से उसको ऊपर लेकर जाया जाता है। अजीत कहते हैं कि भाई बड़ी बुरी हालत में था, डॉक्टरों के पास लेकर जाया जाता है। गले पे उसके निशान थे और डॉक्टर कहते हैं भाई ये तो बड़ी सीरियस कंडीशन है, आप बड़े अच्छे समय पर ले गए, लेकिन उसके गला दबाया किसने, किसने मारने की कोशिश की? वो कहते हैं भाई सारी बातें बाद में, पहले इसको बचाओ तो सही। खैर जब उसको बचाया जाता है तो डॉक्टरों को झूठ मूठ की कहानी बता दी जाती है कि भाई बच्चों में लड़ाई हो चुकी थी, ऐसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा था, उसने ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन घर का मामला हमने सुलझा लिया, ऐसे हो गया। खैर जब अजीत को होश आती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर उससे प्यार प्यार में पूछते हैं कि बेटा तू वहाँ पर गया कैसे? तो अजीत कहता है कि वो चाचू आए थे, वो कहते थे मैंने कितने दिनों से तुझे कहा है ना बेटा कि मैं तुझे घुमाने लेके जाऊँगा, चला तुझे घुमाने लेकर जाता हूँ। तो फिर चाचू मुझे उस अंदर ले गए, उसके जो दूसरे वाली जगह पे ले गए, घर में ले गए। तो वो कहते हैं बेटा वो तो दरवाज़ा बंद था। कहते हैं मैंने भी कहा था चाचू को दरवाज़ा बंद है, लेकिन कहते तो चल तो सही। और वो मेरा हाथ जब लेके जाते हैं तो मैं दरवाजे के आर पार हो जाता हूँ। अब अगर ये बच्चा तब बात कर रहा होता जब वो उस घर में ना पाया जाता तो सभी इस बात को मजाक समझते या एक बच्चे की फैंटेसी समझते, लेकिन ये बात तो सामने थी कि ताला लगा होने के बावजूद वो बच्चा वहाँ पर कैसे पहुँचा। अब जो बच्चा खुद अपने आप बता रहा था, वो क्या झूठ बोलेगा इतनी छोटी उम्र में? वो झूठ बोल के पा भी क्या लेगा? इसलिए अब नेचुरली बात है, उसकी बात पर तो विश्वास करना ही पड़ना था। खैर और कोई चारा था भी नहीं। अब जब ये सब कुछ बात होती है तो फिर उसके बाद फिर माना जाता है कि भाई ये तो दिक्कत परेशानी की बात है। अब उनके जो फॉरेन में रहने वाले हैं उनको फिर सारी बात बताई जाती है कि भाई ये पीछे कांड हुए हैं। वो भी बहुत डर जाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए जी घर है अब आपके हवाले, आप जो मर्जी इसका कीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, चाहे इस घर को तुड़वा के समतल करा दीजिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, आप भी हमारा परिवार है। भाई इतनी आज़ादी मिल चुकी थी। फिर उन्होंने पंडित जी वगैरह से बात की और फिर एक निष्कर्ष निकाला गया कि उनसे पूछा गया कि देखो भाई हम तो कभी अब आएंगे नहीं, और जब भी आएंगे तो नेचुरली बात हम आपके पास ही आएंगे रहने के लिए। इनका घर बड़ा था, कोई दिक्कत ही नहीं, और वो आएंगे 10-15 दिन तक आएंगे। तो फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस घर को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए और एक परमानेंट जो पुजारी है वहाँ पर रहा करेगा, दिन रात नहीं, मतलब पाठ वगैरह पूजा वगैरह किया करेगा, और जो उसका खर्चा है वो नेचुरली वो भेज दिया करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद फिर उस घर को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया और आज भी वो मंदिर के तौर पर ही है उस घर। और बाद में कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं है। अजीत आज भी मतलब बड़ा हो चुका है, 25 के आसपास का हो चुका है, और कहता है कि भाई मुझे तो इतना तब का तो याद नहीं है, लेकिन जब मुझे घर वालों ने ये बातें बताई कुछ समय के लिए तो मैं डरा, लेकिन कभी उसके बाद रोहन चाचू नज़र नहीं आए। और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जो हुआ वो सच में, मैं उस समय याद करने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीज़ें याद आती हैं। अब सच कहूँ तो मुझे
रोहन चाचू की शक्ल भी भूल चुकी है। और बस ये था किस्सा, किसका? अजीत और रोहन का। देखिए भाई, आप अपने दुश्मनों का जो चैन है वो आपके बस में नहीं होता कि कोई भी आपके साथ दुश्मनी कर सकता है भाई। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई कोई कहेगा मैं तेरा दुश्मन हूं, नहीं मैं तो नहीं दुश्मन मानूंगा भाई, मैं तो तेरा दोस्त ही मानूंगा, जिसने दुश्मनी करनी है कर लेनी। लेकिन आप अपने दोस्तों का चयन तो खुद कर सकते हैं, कहीं दोस्त के आड़ में दुश्मन ना हो। इस बात का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। रोहन ने इस बात का ख्याल नहीं रखा और खामियाजा बहुत बड़ा हुआ। ना ही सिर्फ उसका अपने आप का नुकसान हुआ, बल्कि अपने माँ बाप का नुकसान भी हुआ, उस घर का नुकसान भी हुआ और तकरीबन तकरीबन अजीत का नुकसान भी होते होते बचा। तो भाई ऐसे किराएदारों को बड़ा देख भाल कर थोड़ा सा किए कीजिए, क्योंकि जो शराब होती है उसका अंत बुरा ही होता है। उम्मीद है आज का किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। दोनों किस्से आज के पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ ही मेंबरशिप का भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कौन कौन से किस्से हैं, प्ले लिस्ट है। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा मतलब तो ये आपको प्ले लिस्ट नज़र आ जाएगी। यहाँ पर 10 किस्से अभी तक अपलोड हुए हैं, एक से बढ़कर एक। आप चाहते हैं तो 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में इसको ज्वाइन कर सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं ऐसे किस्सों का, जो मेरे मेन चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हिडन है सिर्फ मेंबर्स के लिए। सो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।